हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने लगे हैं एक नया सफ़र जिसमें हम सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5TR यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, ये कब और कैसे डेवलप होते हैं और इन सब डिसऑर्डर्स के कॉमन फीचर्स क्या हैं। क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है, तो आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्पेसिफिक डिसऑर्डर इस अम्ब्रेला टर्म के अंडर फॉल करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते किसे हैं। तो बेसिकली हर इंसान का जहनी निज़ाम यानी ब्रेन एंड बिहेवियर का जो ऑर्डर या पैटर्न होता है एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स तरीके से डेवलप होता है। ये डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल में डिफरेंटली हो रही होती है। अक्सर लोगों में ये डेवलपमेंट बहुत ही स्मूथली और परफेक्टली होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनमें ये डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। जब ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती या एक्सपेक्टेड जो माइलस्टोन्स हैं वो प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाते, तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स ना सिर्फ बचपन में सामने आते हैं बल्कि अक्सर एक इंडिविजुअल की पूरी ज़िंदगी पर ऐसे डिसऑर्डर्स असरअंदाज होते हैं। और DSM-5TR के अकॉर्डिंग जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस विद ऑनसेट इन डेवलपमेंटल पीरियड typically before a child enters grade school. They involve developmental deficits that cause impairment in personal, social, academic, and occupational functioning. These disorders often co-occurs. Neurodevelopmental disorders एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जो ज़िंदगी के अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड यानी बचपन में शुरू होती हैं, अक्सर उससे भी पहले जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करे। ये डिसऑर्डर्स उन डेवलपमेंटल एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती हैं जो इंसान की पर्सनल लाइफ, सोशल इंटरेक्शन, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस या काम करने की जो एबिलिटी होती है उसमें क्रूशल रोल प्ले करती हैं। इन डिसऑर्डर्स में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली या ठीक तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से लर्निंग, बिहेवियर और कम्युनिकेशन में नोटेबल प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि ये डिसऑर्डर्स अक्सर एक दूसरे डिसऑर्डर के साथ को-ऑकर करते हैं। जैसे एक बच्चे में ADHD है तो उसके साथ ही इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इस वजह से इन डिसऑर्डर का अर्ली डायग्नोसिस या प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि बचपन से ही उनकी मदद की जा सके और उनकी जो फंक्शनिंग है उनको बेटर किया जा सके। अगर हम बात करें कॉमन फीचर्स की यानी उन सारे फीचर्स की जो लगभग हर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में पाए जाते हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो, ADHD हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, तो सबसे पहला फीचर जो आ जाएगा वो है अर्ली ऑनसेट। यानी ये डिसऑर्डर्स अक्सर चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाते हैं, यानी इनका जो ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड है जब डेवलपमेंट अपनी इनिशियल स्टेजेस पे होती है। दूसरा फीचर है डेवलपमेंटल डिलेज, यानी ऐसे बच्चों की लैंग्वेज, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज में रुकावट आती है या बहुत ही ज़्यादा स्लो डेवलपमेंट होती है। थर्ड कॉमन फीचर है सोशल एंड एकेडमिक इम्पेयरमेंट्स। ऐसे बच्चे अक्सर स्कूल लाइफ, दोस्तों से इंटरेक्शन करते हुए या डेली टास्क में बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ होती है इनकी। इधर उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो देखा जाए या उनकी जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन है वो देखी जाए या जो भी डेलीकेटेड टास्क होते हैं उनमें इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन डिसऑर्डर के साथ कुछ को-अकरिंग सिम्टम्स भी सामने आते हैं, जैसे एंजाइटी, इरिटेबिलिटी या इमोशनल डिसरेगुलेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि इन इंडिविजुअल्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट या इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन या कंसिस्टेंट केयर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर ये कंडीशंस लाइफ लॉन्ग होती हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन वक्त के साथ चेंज हो सकती है। यानी जो ये सिम्टम्स हैं ये बचपन में किसी और तरह से एक्सप्रेस होती हैं और जब जवानी या अडल्टहुड में वो इंडिविजुअल आ जाता है तो किसी और तरह से ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर हम मेजर टाइप्स की बात करें तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में 6 डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी ID, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स यानी ASD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर यानी SLD, मोटर डिसऑर्डर्स जिसमें टिक डिसऑर्डर्स और डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर आ जाएगा।
अच्छा, अब इन 6 डिसऑर्डर की हम थोड़ी-सी ब्रीफ डेफ़िनेशन इस वीडियो में पढ़ लेते हैं, फिर हम एक-एक करके इन डिसऑर्डर्स को अलग से भी पढ़ेंगे, इनके क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में, प्रेवलेंस के बारे में, एटियोलॉजी के बारे में अलग से एक-एक वीडियो बनाऊँगी मैं हर डिसऑर्डर के बारे में, जैसे हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़े थे। तो अगर हम आईडी की बात करें यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो ये डिसऑर्डर उन इंडिविजुअल्स में होता है जिनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग नॉर्मल से काफ़ी कम होता है। इनके साथ उनकी एडाप्टिव फंक्शनिंग भी इफ़ेक्ट होती है, जैसे कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और डेली इंडिपेंडेंस। और इनका जो ऑनसेट है वो 18 ईयर्स की एज से पहले होता है। सेकेंड डिसऑर्डर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आ जाएगा वो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। इस ग्रुप में वो कंडीशंस शामिल होती हैं जो लैंग्वेज या स्पीच से रिलेटेड होती हैं, जैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर यानी स्टटरिंग, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जिसमें लोग दूसरों से सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर हम बात करें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की यानी ASD की, तो ASD एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें 2 मेन चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो सोशल कम्युनिकेशन में मुश्किलात या चैलेंजेस देखे जाते हैं और दूसरा रिस्ट्रिक्टिव या रिपीटेटिव बिहेवियर। सिम्टम्स इसकी भी अर्ली चाइल्डहुड में ही अपीयर होना शुरू हो जाती हैं और सिवियरिटी हर इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों की हो सकता है एज के साथ बढ़ती हो, कुछ लोगों की इन्वायरमेंट के साथ ETC। अच्छा, 4th नंबर पे आ जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। ADHD उन बच्चों या अडल्ट्स में होती है जहां इनअटेंशन यानी ध्यान ना देने की या हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हरकत करना और इम्पल्सिविटी सोचे समझे बगैर रिएक्ट करना जैसे सिम्टम्स मौजूद होते हैं। और ये सिम्टम्स सिर्फ एक सेटिंग तक लिमिटेड नहीं होते, यानी ऐसा नहीं होगा कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये सिर्फ स्कूल लाइफ में मौजूद होंगे या सिर्फ घर तक महदूद होंगे। ये सिम्टम्स डिफरेंट सेटिंग्स में होंगे, स्कूल हो सकता है, घर हो सकता है, दूसरी जगहों पर भी देखे जा सकते हैं, यानी सोशल सर्कल में ETC। 5th नंबर पे आ जाएगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर SLD। SLD उन इंडिविजुअल्स में होता है जिनको रीडिंग, राइटिंग या मैथ जैसे एकेडमिक स्किल्स सीखने में सीरियस प्रॉब्लम पेश आती है, वो भी तब जब उन्हें प्रॉपर हेल्प मिल चुकी होती है। ये डिफ़िकल्टीज कम से कम 6 माह तक परसिस्ट करती हैं। और इसके अलावा अगर हम मोटर डिसऑर्डर्स की बात करें तो इस कैटेगरी में वो डिसऑर्डर्स शामिल होते हैं जो मूवमेंट्स को इफेक्ट करते हैं, यानी मोटर वाली चीज़ें, जैसे डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जिसमें बच्चा फिजिकल टास्क में क्लमसी होता है, यानी प्रॉपरली फिजिकल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता। स्टेरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर रिपीटेटिव एंड पर्पसलेस मूवमेंट। और टिक डिसऑर्डर्स जिसमें सडन मूवमेंट्स या साउंड्स इनवॉलेंटरली निकलते हैं, जैसे टॉरेट्स डिसऑर्डर्स में होते हैं। अच्छा, इसमें अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, यानी वो सारे केसेस जो किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर की फुल क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते, लेकिन जहां क्लियर इम्पेयरमेंट मौजूद होती है, उन्हें अदर स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं।